हेलो। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम क्या है? आवर इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हमें इन्वायरमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इन्वायरमेंट क्या होता है? एवरीथिंग अराउंड अस इज़ आवर इन्वायरमेंट। हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो सब क्या है? हमारा एनवायरमेंट है। अगर मैं डेफिनेशन देखूँ तो क्या, एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज़ इन्वायरमेंट। इट इंक्लूड, जो इन्वायरमेंट है इसके अंदर क्या होगा? लिविंग, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। हमारे आसपास जो भी चीज़ है, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, वो सब मिलके क्या बनाती है? इन्वायरमेंट। लिविंग को टेक्निकल टर्म्स के अंदर क्या बोल देते हैं? बायोटिक। और नॉन लिविंग को क्या बोल देते हैं? एबायोटिक। तो हम इसे कैसे बोल सकते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या है? जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, बायोटिक और एबायोटिक, उसे ही क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। और इनके इंट्रैक्शन को, इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक, उसे ही क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम। कि ये जो बायोटिक एबायोटिक चीज़ें आपस में एक सिस्टम से रिलेटेड है, एक सिस्टम में तो रेंज है, तो इनके इंट्रैक्शन को क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है? जो लिविंग कंपोनेंट है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, फूड के लिए और भी, और बहुत सारे रिसोर्सेज के लिए, विच गिव राइज टू फूड चेन एंड फूड वेव इन नेचर। और फूड पे जो डिपेंड होता है, इसी में ही एक सिस्टम बनता है जिसे बोलते हैं फूड चेन और फूड वेव। ये फूड चेन फूड वेव क्यों बना? क्योंकि फूड के ऊपर ही एक जीव दूसरे जीव पे डिपेंडेंट है। जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो लीड टू इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। जो ह्यूमंस की एक्टिविटी है उसने इस इन्वायरमेंट को क्या करना स्टार्ट कर दिया है? डिग्रेड करना स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट कर दी है। जिसके अंदर से कुछ मेजर जो प्रॉब्लम है, जैसे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज। और ये जो गार्बेज है इसका जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है कूड़े कचरे का, ये एक क्या है? हमने अपने इन्वायरमेंट के लिए दो प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन, इसके अलावा गार्बेज, इसके अलावा हमने पॉल्यूशन कर रखा है दुनिया भर का अपने इन्वायरमेंट को ख़राब करने के लिए। सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन, और ये सारे पॉल्यूशन हमने कर रखे हैं। लाइट पॉल्यूशन भी होता है, अगर किसी ने पहली बार वर्ड सुना हो तो अचंभे में बताना। लाइट पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन है जिसे हम बिल्कुल भी एड्रेस नहीं करते, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉल्यूशन है। तो फिलहाल सिर्फ मैं नाम बताऊंगा, इसका डिटेल तो अभी नहीं बताऊंगा। और अभी आपके लिए ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, ना इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फिलहाल बस नाम सुन लो, आपने नया सुना होगा। तो एक बार इसका फ्लो चार्ट देखते हैं चैप्टर का। जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर हमने क्या देखा? बायोटिक एबायोटिक फैक्टर तो होते हैं, वेस्ट भी होता है हमारे। वेस्ट जैसे हमने बायोटिक एबायोटिक देखा, लिविंग नॉन लिविंग, इसी तरह हमने वेस्ट को भी अपना दो हिस्सों में तोड़ रखा है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दो तरह के वेस्ट है। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, नाम से पता लग रहा है बायोडिग्रेडेबल, विच कैन बी ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। जो सिंपल फॉर्म में ब्रोक हो जाए, टूट जाए माइक्रोब्स के द्वारा, उन्हें तो क्या बोला जाता है? बायोडिग्रेडेबल। जो नहीं टूट सकते उन्हें क्या बोलेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल। इकोसिस्टम तो हमने पता लगा ही लिया, इंट्रैक्शन होता है लिविंग और नॉन लिविंग का, उसे क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के अंदर हम दो चीज़ पढ़ते हैं, एक तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के टाइप क्या है? एक तो नेचुरल इकोसिस्टम और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन सा इकोसिस्टम होगा? जो प्रकृति ने बनाया है, जैसे जंगल है, झीलें हैं, ओशियन है, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, ये सब क्या है? नेचुरल है। आर्टिफिशियल जैसे खेतों के खेत होते हैं, मतलब बड़े बड़े, वो ह्यूमंस द्वारा बनाए गए हैं। बाग होते हैं, फील्ड्स होते हैं, एक्वेरियम होता है, ये सब, और गार्डन्स होते हैं, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जो ह्यूमंस द्वारा बनाया गया है। अब इसी में ही हम इकोसिस्टम की अगर हम कंपोनेंट्स पढ़े, ये तो टाइप थे। अगर इकोसिस्टम किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो वापस वही बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक जिसके अंदर लिविंग कंपोनेंट्स हो, एबायोटिक जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो। अब जो बायोटिक है ये भी वापस तीन हिस्सों में हमने तोड़ रखा है। बायोटिक को भी तीन हिस्सों में तोड़ रखा है। एक में तो क्या प्रोड्यूसर्स होते हैं, एक हमारा कंज्यूमर्स होता है बायोटिक का एग्जाम्पल, एक होता है डिकम्पोजर। और जब ये सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? फूड चेन। और जब बहुत सारी फूड चेन एक साथ मिला दे तो क्या बन जाता है? फूड वेब। ये तो इसका इंट्रो था। अब हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इकोसिस्टम। वही जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, इंट्रैक्शन
of living and non-living is called ecosystem. In all the interacting organism in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. सिंपल भाषा में इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग फॉर्म इकोसिस्टम. जैसे फॉरेस्ट, पॉन्ड, ये हमारा टेम्परेचर, रेन, सोइल और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं. इकोसिस्टम के हमने 2 टाइप पढ़े थे, नेचुरल और आर्टिफिशियल. तो ये दे दिया. जो नेचुरल इकोसिस्टम है एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन, अपने आप से एग्जिस्ट है, किसी ने नहीं बनाया. एग्जाम्पल हम पढ़ चुके, फॉरेस्ट, लेक, ओशियन. आर्टिफिशियल को हम मैन मेड इकोसिस्टम भी बोलते हैं. और इसके क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम, गार्डन बताए थे, ये इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स हैं. अब जो ये तो हमने क्या पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. कंपोनेंट्स भी पढ़े थे. कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक जो लिविंग फैक्टर होते हैं, एबायोटिक जो नॉन लिविंग होते हैं. नॉन लिविंग में तो क्या हो गया, एयर, वाटर, लैंड हो गई. लिविंग के अंदर हमारे क्या हो गए, ये 3 हमने पढ़े थे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर. प्रोड्यूसर्स तो सिंपल है, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्लांट्स. कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है, ये जो प्रोड्यूसर है इसे ही तो कंज्यूम करते हैं. तो हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये और पैरासाइट्स, ये हमारे क्या है, कंज्यूमर है. जो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे. वैसे हार्बीवोरस क्या है, जो सीधा प्लांट को खा ले वो क्या है, हार्बीवोरस. जो हार्बीवोरस को खा जाए वो कौन है, कार्निवोरस. ओमनीवोरस जो प्रोड्यूसर को भी और हार्बीवोरस को भी दोनों को खा जाए वो क्या है, ओमनीवोरस है. पैरासाइट्स ये तो एक तरह के ये वो जीव होते हैं जो किसी की बॉडी के अंदर या बाहर रह के उससे न्यूट्रिशन लेते हैं बिना मारे, विदाउट किलिंग. ये तो किल करते हैं, ये भी किल करता है. ये भी एक तरह से इस पेड़ जो भी ये चीज़ खाएगा उसे भी मार के ही खाएगा, ये जो प्लांट सही से. और ये तो इस बेचारे हार्बीवोरस को ही खा जाते हैं, ओमनीवोरस इन दोनों को खा जाते हैं. लेकिन ये जो पैरासाइट्स है किसी को किल नहीं करता, किसी भी जानवर के या प्लांट्स के शरीर पर रहेगा अंदर या बाहर, विदाउट किलिंग उससे अपने न्यूट्रिशन लेता रहेगा. अब ये हमने यहाँ पढ़ लिया इसके कंपोनेंट्स. अब हम देखते हैं एबायोटिक का एक बार दोबारा. जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है. एबायोटिक कंपोनेंट्स में सारे नॉन लिविंग है, जैसे एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर, ये सब एबायोटिक है. बायोटिक में हमने क्या पढ़ा, जितनी भी लिविंग कंपोनेंट है, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब क्या हमारे बायोटिक कंपोनेंट है. तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन मतलब इनके भोजन लेने के बेसिस पे बायोटिक कंपोनेंट को हमने वापस से क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है. अभी क्या था ना, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं खाना, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं देयर ओन फूड यूजिंग एबायोटिक कंपोनेंट का यूज़ करके. फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी हमने पिछले चैप्टर में, लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर के अंदर. उस प्रोसेस से जिसके अंदर CO2 वाटर के प्रेजेंस, वाटर लेते हैं एटमॉस्फेयर से, और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं प्लांट्स. इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस. और इस फोटोसिंथेसिस को प्रोड्यूस करके अपना खाना कौन बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स. इसका मतलब प्रोड्यूसर्स ही क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं. कंज्यूमर नाम से पता लग रहा है, इंक्लूड ऑल एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड हो वो कंज्यूमर है. ये कंज्यूम करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड हो सकते हैं प्लांट्स पे. तो कंज्यूमर को हमने वापस कई हिस्सों में डिवाइड किया है. प्रोड्यूसर तो सिंपल है, जो खाना बनाए, लेकिन जो खाना लेता है या डिपेंड है खाने वाले पे, तो वो कई तरह के हो सकते हैं. एक तो हार्बीवोरस जो प्लांट्स को खाते हैं, जैसे हमारा गोट है, डियर है, और इसके अंदर मैं हमेशा लिखता हूँ ह्यूमंस. कुछ बहुत कम मात्रा में ह्यूमंस, वो भी क्या है, हार्बीवोरस ही होते हैं. ये भी प्लांट्स को खाते हैं और विदाउट किलिंग खाते हैं जानवर को. इनका मेन मकसद होता है जो प्लांट्स खाएं वो क्या है, हार्बीवोरस. तो ह्यूमंस भी खाते हैं. कार्निवोरस जो फ्लैश खाते हैं, जो मांस खाते हैं, जैसे टाइगर और क्रोकोडाइल. ओमनीवोरस जो दोनों चीज़ खाते हैं, प्लांट भी और एनिमल भी. यहाँ पे एनिमल खाने का मतलब ये नहीं है कि जो एनिमल का प्रोडक्ट खाए, जो एनिमल को ही खा जाए. तो इसके अंदर ह्यूमन लिखा है,
इसके साथ मैं लिख सकता हूँ क्या, डॉग, कैट, पिजन, बर्ड्स, ये सब क्या है, ओमनिवोरस एग्जाम्पल है। जो दोनों चीज़ खाते हैं वो ओमनिवोरस होते हैं। अब क्या है, पैरासाइट्स। और ह्यूमंस के अंदर भी मैं अगर स्पेसिफाई लिखूँ, एग्जैक्ट ह्यूमंस ना लिख के, तो मैं यहाँ लिखूँगा क्या, वीगन। ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है। इसके अंदर क्या है, वीगन लोग भी क्या होते हैं, हर्बीवोरस ही होते हैं। वीगन ज़्यादा अच्छा वर्ड है। पैरासाइट्स जो लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड, एग्जाम्पल जैसे लीस और कसकटा। लीस तो पता ही है सबको, कसकटा क्या होता है, अमरबेल। एक डिकम्पोजर कैटेगरी होती है अलग से, ये कंज्यूमर में नहीं आती। डिकम्पोजर क्या है, इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज एंड डिकम्पोज द डेड प्लांट एंड एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगी, ये इसके क्या एग्जाम्पल। दीज हेल्प इन रिपेलिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये नेचुरल रिसोर्सेज को एक तरह से रिफिल करने का काम करते हैं। जो भी कोई जानवर या प्लांट मरा, उसे डिकम्पोज करके उसके मिनरल्स को वापस कहाँ डाल देते हैं, धरती के अंदर वापस डाल देते हैं। वो कौन होते हैं, डिकम्पोजर। ये हमने पढ़ लिया क्या, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अब हम क्या पढ़ते हैं, फूड चेन। अभी तक हमने जो पढ़ा सारा काम ही क्या था, खाने का था, तो फूड चेन खाने से रिलेटेड है। फूड चेन इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म। फूड चेन एक सीरीज ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, उसे क्या बोलते हैं, फूड चेन। सबसे पहले जैसे प्रोड्यूसर है, ग्रास जो पेड़ है, एक तरह से पेड़ को प्रोड्यूसर बोलूँ। ये क्या है, डियर हमारा कंज्यूमर है, और ये भी कंज्यूमर है। डियर मतलब हिरन ने घास को खाया और शेर ने हिरन को खाया, तो ये हमारी क्या बन गई, चैन बन गई एक। तो यहाँ पे ये तो प्रोड्यूसर हो गया, डियर कंज्यूमर, और ये भी कंज्यूमर। तो दो कंज्यूमर हो गए, तो यहाँ हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी कंज्यूमर, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इनका आगे भी क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन हो जाता है कि दो कंज्यूमर है, तो जो पहले आया वो प्राइमरी, जो बाद में आया वो सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इन ए फूड चैन वेरियस स्टेप वर ट्रांसफर टू एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। फूड चैन के अंदर बहुत सारे स्टेप होते हैं, जैसे पहला स्टेप ग्रास का, फिर हिरन का, फिर लोयन का। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है, इसे ही क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। कैसे होता है यहाँ पे, अगर हम देखें, जैसे मैं अगर ट्रॉफिक लेवल बनाऊँ इस तरह, मान लो ये सन है, सन से बहुत सारी एनर्जी आई और प्लांट ने क्या ले ली, एनर्जी। तो प्लांट के पास एनर्जी आ गई। अब जैसे सन से जितनी एनर्जी आती है उसका सिर्फ 1% यूज़ कर पाता है प्लांट। अब इस प्लांट को किसने खा लिया, किसी हर्बीवोरस जानवर ने खा लिया, मान लो डियर ने खा लिया, तो इस प्लांट की एनर्जी इसमें गई। तो जितनी एनर्जी इस प्लांट में है, इतनी कितनी थोड़ी ना चली जाएगी, थोड़ी एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो ये प्लांट वाला एरिया क्या है, बड़ा है, डियर वाला एरिया क्या है, छोटा है। इसका मतलब क्या है, प्लांट के अंदर ज़्यादा एनर्जी है, डियर के अंदर थोड़ी कम एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। कितनी कम हुई, तो 10% एनर्जी ही आगे गई, बाकी लॉस हो गई। अब डियर को किसने खा लिया, लोयन ने। लोयन ने खा लिया, तो डियर की केवल 10% एनर्जी आगे गई, बाकी सब लॉस हो गई। तो इस हिसाब से ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं इसे। सबसे ज़्यादा एनर्जी प्लांट में, फिर उससे कम किस में, डियर में, सबसे कम किस में, लोयन में। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके अंदर होती है, प्रोड्यूसर्स के अंदर। उसके बाद एनर्जी किसके अंदर होती है, कंज्यूमर में। कंज्यूमर्स के अंदर भी कौन, हार्बीवोरस। फिर हार्बीवोरस से कम एनर्जी किसके अंदर होगी, कार्निवोरस के अंदर। इस तरह सीरीज चलती रहती है एनर्जी के बेसिस पे देखा जाए तो। अब फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी फ्लो, जो भी मैंने बताया सेम वही फ्लो, एनर्जी का फ्लो होता है फूड चैन के अंदर यूनिडायरेक्शनल, नीचे से ऊपर की तरफ। जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था, नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा था, सबसे ज़्यादा एनर्जी नीचे थी, फिर उससे कम थी, फिर उससे कम थी। तो यूनिडायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शनल में। जो ग्रीन प्लांट्स है केवल 1% एनर्जी कैप्चर कर पाते हैं सन की फूड के लिए, और इसके बाद हमारा क्या लगता है, 10% लो। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, रिमेनिंग 90% इज लॉस एज हीट टू द एनवायरमेंट एंड समथिंग एल्स।
90% एनर्जी हीट के रूप में और किसी रूप में खर्च हो जाती है, केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र हो पाती है। सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन एंड अदर डूइंग वर्क, इन सब के अंदर खर्च हो जाती है। तो एवरेज 10% ऑफ फूड इटन इज टर्न इनटू बाय बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। जो पहले ट्रॉफिक लेवल में थी, इसका केवल 10% ही अगले ट्रॉफिक लेवल में जा पाता है, फिर इसके भी अगले में सिर्फ 10%, फिर 10%। तो यहाँ से हमने क्या बना दिया, 10% लो बना दिया कि हर ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ कितनी एनर्जी जा पाती है, 10। ये हमारा क्या बना दिया, ट्रॉफिक लेवल का एक डायग्राम है। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, मान लो प्रोड्यूसर के पास 1000 किलो जूल एनर्जी थी, इसे किसने खा लिया, प्राइमरी कंज्यूमर हिरन ने खा लिया। तो 1000 का 10% होता है क्या, 100 किलो जूल। तो ओनली 100 किलो जूल एनर्जी तो ऊपर गई और 900 किलो जूल क्या हो गई, खराब हो गई, खर्च हो गई। अब इस हिरन को किसने खा लिया, मान लो चलो लोयन का ही ना एग्जाम्पल लेते हैं, लोयन ने खा लिया, शेर ने। तो 100 किलो जूल का केवल 10%, सिर्फ 10 किलो जूल ही एनर्जी गई है शेर के पास, बाकी 90 किलो जूल खत्म हो गई, खर्च हो गई। अब इस शेर को खा लिया किसने, सबसे बड़ा जानवर ह्यूमंस, तो किसी इंसान ने खा लिया, खा जाते हैं, कुछ नहीं पता इनका। तो वह ये इसे किसी ह्यूमन ने खा लिया, तो इसे 10 किलो जूल एनर्जी का सिर्फ 1 किलो जूल मिला, 9 किलो जूल वापस क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी नीचे थी, उससे कम ऊपर, उससे और कम ऊपर, और सबसे कम सबसे ऊपर थी। तो ये यूनिडायरेक्शनल क्या हो गया, फ्लो हो गया एनर्जी का। यही हमारे ट्रॉफिक लेवल है। अब ये तो एनर्जी का फ्लो था। अब इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है क्या, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। इसका क्या मतलब है, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीज इन एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। Maximum concentration of such chemical get accumulated in human body as human occupy the top level in the food chain। देखो कैसे पता लगाते हैं, मान लो कोई केमिकल था, हार्मफुल केमिकल था, पेड़ों के अंदर छिड़का गया था, उसकी मात्रा मान लो हमारे जो एक फल था उसके अंदर 2 ग्राम थी, 2 ग्राम। अब जो ह्यूमन था, एनर्जी तो लॉस हुई है, ये केमिकल तो ऐसा कैसे बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब जो इस प्लांट को ह्यूमन ने खाया, एक फल थोड़ी ना खाया होगा, बहुत सारे फल खाए होंगे। तो इसने ये जो बहुत सारे फल खाए, तो ये जो 2 किलोग्राम एनर्जी थी, ये फिलहाल इतने सारे खाने के अंदर 2 ग्राम थी। अब जो ह्यूमन ने खाया उस इतनी सारी एनर्जी के अंदर 2 kg है, और क्या पता उसने कितने फल खाए हैं, तो ये इसकी कंसंट्रेशन और ज़्यादा हो जाएगी। फिर इसे किसने खा लिया, लोयन ने। तो ये 2 kg ऐसे 2-4 अगर 2-4 हिरन खा गया वो मार के, तो ये 2 kg था, ये मान लो यहाँ पे 4 ग्राम था, ये आगे 6 ग्राम हो गया। इसे फिर आगे किसी और ने खा लिया, तो यहाँ जैसे ये 2-4 शेर पकड़ के खा गया ह्यूमन, तो उसके अंदर क्या हो गया, 10 ग्राम हो गया। तो ये जो था, इसका जो लेवल था इस हार्मफुल केमिकल का, ये 2 ग्राम से बढ़ता बढ़ता कहाँ चला गया, 10 ग्राम तक चला गया। तो इसी का क्या हो गया, मैग्नीफिकेशन हो गया, बढ़ गया ये। तो इसे हमने क्या बोला, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। यहाँ तो मैंने इसकी क्वांटिटी बढ़ाई है, ऐसे भी हो सकता है। अगर हम एनर्जी बेसिस पे देखें, ये 2 ही ग्राम रहेगा, कोई चीज़ 2 ग्राम ही रहेगी। प्लांट के अंदर थी, फिर उसे ह्यूमन ने खाया, उसका क्या नाम है, अब उसकी एनर्जी कम है। ये तो इस तरह मानो, ये तो 100 लीटर पानी था, 100 लीटर पानी में 2 ग्राम पड़ा था बस ये। अब आगे सिर्फ 100 लीटर पानी है, 100 लीटर में 2 ग्राम है, उसके बाद 10 लीटर के अंदर 2 ग्राम है, और सबसे लास्ट में सिर्फ 1 लीटर है, यहाँ पे 2 ग्राम है। तो यहाँ देखो 100 लीटर के अंदर 2 ग्राम का पता भी नहीं लगेगा, कितना भी हार्मफुल केमिकल हो। लेकिन 100 किलो के अंदर 2 ग्राम का भी पता नहीं लगेगा। लेकिन 10 लीटर के अंदर 2 ग्राम हार्मफुल केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, और 1 लीटर में तो कर ही देगा। तो ये भी क्या है, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी नहीं बढ़ाई, लेकिन इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। तो इसे भी क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। यही होता है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। किसी भी हार्मफुल पदार्थ का एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कंसंट्रेशन बढ़ने को ही क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। ये फूड वेब हमने ख़त्म कर लिया। अब हम क्या, फूड चेन। अब हम यहाँ देखते हैं क्या, फूड वेब।
तो फूड वेब का क्या हिसाब है यहाँ पे? एक मिनट। इन नेचर लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड फॉर्म फूड वेब। नेचर के अंदर जब बहुत सारी फूड चेन आपस में मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं? फूड वेब। जैसे मैं फूड चेन बनाता हूँ ये एक प्लांट था, इसे किसने खाया? इसे खाया रैबिट ने, और रैबिट को कौन खा गया? फॉक्स। एक सिंपल फूड चेन है। ये प्लांट है, प्लांट को किसने खाया? ग्रास ओवर, टिड्डे ने। टिड्डे को किसने खा लिया? फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खा लिया? स्नेक ने। स्नेक को किसने खा लिया? ईगल में। ये भी एक फूड चेन है। ये प्लांट है, प्लांट को किसने खाया? माइस ने। माइस को किसने खा लिया? ईगल ने। ये भी एक फूड चेन है। ऐसे भी तो हो सकता है, प्लांट को माइस ने खाया, माइस को किसने खा लिया? स्नेक ने। स्नेक ने खा लिया, स्नेक को कौन खा गया? ईगल। ये भी एक फूड चेन बन गई। प्लांट को रैबिट ने खाया, रैबिट को खा गया आपकी बात फॉक्स की जगह ईगल। ये भी एक फूड चेन है। तो हमने कई सारी फूड चेन पढ़ी और ये आपस में कनेक्ट भी हो रही है, मिल गई आपस में। तो इसे क्या बोलते हैं कि ए लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग अ फूड वेब। बहुत सारी फूड चेन आपस में मिलकर क्या बना देती है? फूड वेब बना देती है। अब हमें यहाँ देखना क्या है? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। चेंज इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटी चेंजेस द एनवायरनमेंट अराउंड अस। ह्यूमन एक्टिविटी लीड्स टू पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। हमारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ रही है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वो तो हमें अफेक्ट कर ही रहा है, साथ साथ हमारी एक्टिविटी भी हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से और ज़्यादा तेज़ी से चेंज भी आ रहे हैं और नेगेटिव चेंज आ रहे हैं। जैसे हमने पोल्यूशन कर रखा है दुनिया भर का, डिफॉरेस्टेशन मतलब सारे जंगल काट के फेंक दिए, तो ये भी हमारे इन्वायरमेंट को और ज़्यादा बुरी तरीके से इम्पेक्ट कर रहा है। तो अब हम इसके अंदर एक एग्जाम्पल देखते हैं ओजोन लेयर का। जो ओजोन लेयर है वैसे तो एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है। ब्लैंकेट मतलब चादर। ये एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है अराउंड द अर्थ विच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेडिएशन ऑफ द सन। ओजोन लेयर क्या है? मोस्ट हार्मफुल यूवी रेडिएशन को बचाता है सनलाइट में जो होती है हमारी धरती पर आने से, और लिविंग बींग्स को भी बचाता है इस तरह से। इसके बहुत सारे खतरे होते हैं यूवी रेडिएशन के, जैसे स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, वीक इम्यून सिस्टम और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट का भी ख़त्म हो जाना। तो ये ओजोन लेयर का पहले हमने क्या पढ़ लिया? काम। तो जो ओजोन है वो प्रेजेंट कहाँ होती है? हाईएस्ट लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर के ऊपर प्रेजेंट होती है, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में। और इट इज़ डेडली पॉइजनस एंड ग्राउंड लेवल। ये भी आ सकते हैं नीचे क्यों नहीं होती? क्योंकि पॉइजनस होती है इसलिए ऊपर प्रेजेंट होती है। एक तरह से भगवान ने नीचे नहीं इसे ऐसे सेट कर रखा है, पॉइजनस है इसलिए ही ऊपर है। अब ये बनती कैसे है? द हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन ब्रेक डाउन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू फ्री ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं इसे। जो हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन है ये ऑक्सीजन को किसके अंदर तोड़ देती है? O+O में। ये O2 है, O+O सिंगल ऑक्सीजन में। अब ये जो ऑक्सीजन है, दीज ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ओजोन लेयर। ये जो सिंगल ऑक्सीजन था ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिला और क्या बना दिया इसने? ओजोन लेयर बना दी। ये ओजोन लेयर हमारी क्या करती है? रक्षा करती है यूवी रेडिएशन से। ये बनती भी यूवी से है और ख़राब भी, बचाती भी हमें यूवी रेडिएशन से है। अब डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये हमारे लिए अब दिक्कत की चीज़ हो रही है। द डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ओवर एंटार्क्टिका वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1985। 1985 में सबसे पहली बार ये देखा गया कि जो एंटार्क्टिका है जहाँ बर्फ़ के ग्लेशियर्स हैं उसके ऊपर से ओजोन लेयर की जो थिकनेस थी, मोटाई थी, वो कम होती जा रही है। इसकी मोटाई ये भी आ सकता है किस में नापते हैं? तो इसकी नापते किस में? डोप्सन में। ये पेन नहीं चल रहा मेरा। डोप्सन। दिस डिक्रीज वाज लिंक्ड इन एक्सेस यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो थिकनेस कम हुई है इसका कारण हमने क्या देखा? ये इंक्रीज यूज़ हुआ है हमारा किसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, जो कहाँ यूज़ होती है? फ्रिज में, एसी में, फायर एक्सटिंग्विशर में, एरोसोल स्प्रे वगैरह में यूज़ होती है। अब फ्रिज वगैरह में, एसी में नहीं होती यूज़ ये, लेकिन पहले होती थी। तो 1987 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP इसने क्या एक मीटिंग रखी, एक कॉन्फ्रेंस रखी, किसके लिए? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रोडक्शन को स्टॉप करने के लिए। 1986 में जो लेवल है वहाँ पे ही स्टॉप कर देंगे, मान लो 1986 तक।
ये 10 किलो बनाई जा रही थी प्रतिदिन, तो इसका जो लेवल है वहीं सेट कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, स्टॉप कर देंगे इसके लेवल को यहाँ पे। तो इसके लिए मीटिंग रखी गई यूएनईपी के द्वारा, कहाँ पे, क्योटो नामक जगह पे। तो इसलिए इस जगह का नाम ही क्या रख दिया, क्योटो प्रोटोकॉल। इस मीटिंग का नाम ही क्या रख दिया, क्योटो प्रोटोकॉल। ये हमारा ओजोन के लिए हो गया। ओजोन डिप्लेशन के लिए कौन सी कॉन्फ्रेंस करी गई थी, क्योटो प्रोटोकॉल। अब हम देखते हैं गार्बेज भी तो एक दिक्कत है, गार्बेज डिस्पोजल। जो गार्बेज डिस्पोजल है ये मेन प्रॉब्लम है टुडे, आज की डेट की, विच इफेक्ट अवर इन्वायरमेंट, इम्प्रूवमेंट इन लाइफस्टाइल हैव रिजल्टेड इन एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल। जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल बड़ा है, अच्छा हुआ है, ऐसे ऐसे हमने गंदगी मचाना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, हमने ज़्यादा चीज़ों का कंजप्शन इस्तेमाल कर दिया तो ज़्यादा कचरा निकलने लगा। ये गार्बेज मेनली दो टाइप का होता है, एक तो बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो है जो क्या है, ईजिली ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल फॉर्म के अंदर विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे तो क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये जितनी सारी चीज़ें, कॉटन, जूट, डंक, पेपर, ये सब बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो क्या है, सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, मेटल, सिंथेटिक फाइबर, रेडियो एक्टिव वेस्ट, पेस्टिसाइड्स, ये नहीं इतनी जल्दी डिजोल्व होते या डिग्रेड होते, इसलिए इसे बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये रिलीज करते हैं एंजाइम जो डिकम्पोज कर देते हैं मटेरियल को, बट दीज एंजाइम आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। ये हर चीज़ को डिकम्पोज नहीं कर सकते, स्पेसिफिक होते हैं। दैट्स वाई द एंजाइम कैन नॉट डिकम्पोज ऑल द मटेरियल। ये हर किसी मटेरियल को डिकम्पोज नहीं कर सकते, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को ही डिकम्पोज कर पाते हैं और किसी को नहीं कर पाते। तो यही इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या है, स्पेसिफिकेशन होती है, या एक तरह से लिमिटेशन भी बोल सकते हैं, हर चीज़ को डिकम्पोज नहीं कर सकते। लेकिन इस कचरे से बचने के कुछ तरीके हैं, सब मेथड है। बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट को क्या, गोबर गैस प्लांट भी बोलते हैं। इसके अंदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या है, सिंपल भाषा में कहें, एक गड्ढे के अंदर खोद के दबा देते हैं और वहाँ गैस बनने देते हैं। वो गैस जो बनती है उसे बोलते हैं मीथेन गैस, और उस मीथेन गैस को हम क्या है, यूज़ कर लेते हैं चूल्हा जलाने में, लाइट जलाने वगैरह के लिए। और जो हमने गोबर उसके अंदर डाला था वो किसके अंदर बदल जाता है, मैन्योर, खाद के अंदर। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं इसका। या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसके अंदर जो ड्रेन वाटर है ये क्लीन कर लिया जाता है और उसके बाद क्लीन करने के बाद इसे रिवर में छोड़ दिया जाता है, ताकि ये जो रिवर है हमारी ये क्या हो, ये प्रदूषित ना हो। एक तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ये है, ऊपर से यहाँ भी मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है सीवेज से, उससे भी लाइट बना लेते हैं और पानी को साफ करके छोड़ देते हैं। एक होता है लैंड फिलिंग, जो वेस्ट है उसे क्या कर दिया जाता है, आर बरीड इन लो लाइंग एरिया एंड आर कॉम्पैक्ट बाय रोलिंग विद बुलडोजर। जो नीचे एरिया है उसके अंदर ये कूड़ा डाल के उसे दबा दिया जाता है, उसके ऊपर बुलडोजर डाल देते हैं तो भराव हो जाता है उस जगह का और लैंड फिल्स हो जाती है। तो लैंड फिलिंग भी एक इसका तरीका है, पर बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है। पर जहाँ हमें कोई चीज़, जहाँ किसी चीज़ का हमें भराव करना है तो वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके का। एक होता है कंपोस्टिंग, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो फील्ड होते हैं कंपोस्ट पिट, गड्ढे के अंदर, लेयर बाय लेयर। जैसे हमने क्या डाला, पहले कोई बायोलॉजिकल वेस्ट डाला, फिर मिट्टी डाल दी, फिर बायोलॉजिकल वेस्ट डाला, फिर मिट्टी डाल दी, फिर वेस्ट डाला, फिर मिट्टी डाल दी, इस तरह लेयर के उसमें दबा देते हैं। फिर 3-4 महीने के बाद जब उसको हम वापस खोदेंगे उस गड्ढे को, तो वो सब कुछ क्या बन चुका होगा, मैन्योर। ये भी एक तरीका है। एक हमारा रिसाइकिल सबसे अच्छा तरीका होता है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो कभी डिग्रेड तो होगा नहीं, तो हम उसे वापस क्या कर लेंगे कि कुछ और चीज़ बना देंगे। जैसे प्लास्टिक है उसे वापस तोड़ फोड़ के उसकी पॉलीथीन वगैरह बना ली, या कोई और मटेरियल बना लिया पिघला के, तो ये काम हम कर सकते हैं। मेटल से कर सकते हैं, मेटल से उसे मेल्ट करके कोई और धातु बना सकते हैं, तो रिसाइकिल कर सकते हैं। और रिसाइकिल से भी अच्छा तरीका क्या होता है, रीयूज़। इट इज़ ए कन्वेंशनल टेक्निक टू यूज़ एन आइटम अगेन एंड अगेन। ये क्या है, हम किसी चीज़ को बार बार यूज़ कर सकते हैं और या उसे किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है न्यूज़पेपर।
न्यूज़पेपर को पढ़ने के काम किया, फिर बाद में हम उसका एनवलप बना सकते हैं। या जैसे एक पेन है, हम उस पेन से लिखते हैं, जब वो पेन ख़त्म हो जाए तो हम उसकी बॉडी को यूज़ करें, रिफ़िल चेंज कर दें, तो ये भी रीयूज़ कर लिया हमने उस पेन को। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इंक वाले जो पेन होते हैं उन्हें यूज़ कर ले तो बार बार बस रिफ़िल करना पड़ेगा। या और भी बहुत सारी चीज़ है। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप सामान लेने जाते हो, मान लो कहीं भी, सिंपल आप 1 kg शुगर लेके आए हो, पॉलीथीन के अंदर लाए हो, पॉलीथीन में मिली है। अगली बार आप जब दोबारा दुकान पर जाओ तो वही पॉलीथीन वापस ले जाओ, उसी के अंदर दोबारा शुगर ले आओ या कोई भी सामान ले आओ, तो हमने क्या कर लिया, उसका बहुत अच्छा रीयूज़ कर लिया। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। आगे incineration, it is a waste treatment process that are described as thermal treatment. It converts the waste into ash, mainly it is used for transform medical waste. ये क्या है, इंक्रीनेशन बोल देते हैं इसे। इसके अंदर क्या है, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा गर्म उसमें हीट कर दिया जाता है तो वो एकदम से वो कुछ भी नहीं बचता, उसके अंदर बहुत थोड़ी मात्रा में क्या बचती है, ऐश, राख बचती है। अगर कोई बहुत कूड़ा है, ट्रक भर के कूड़ा है, अगर हम उसे इस इंक्रीनेशन के अंदर डाल देंगे तो बिल्कुल उसके अंदर क्या है, इतना कूड़ा वो जला के उसे इतना कॉम्पैक्ट कर देगा कि वो एक पॉलीथीन के अंदर आप सारा कूड़ा उठा लोगे। तो ये एक तरीका है जिससे हम क्या है, वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। पर इस वही बात है, जब हम किसी चीज़ को हीट करेंगे तो वापस CO2 का कंजप्शन, CO2 की मात्रा क्या है, एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी। तो सबसे जो अच्छा है अभी तक का वो क्या है, रीयूज़। इसके 4 यूज़ आपने छोटी क्लास में पढ़े हैं, रीयूज़, रिसाइकिल, रिड्यूस, रिकवर। ये सबसे अच्छे यूज़ होते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के। तो आज का चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ और अगला फिर दोबारा किसी और चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।